हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। BLLB थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो मैं लेके आया। होप वीडियो आपको पसंद आएगा। सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। BLLB थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए सारे वीडियो आ चुके हैं। लेकिन बहुत टाइम से काफ़ी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता रहे थे कि सर जो हिंदी का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, लॉ एंड मीडिया या हिंदी में जो चॉइस है, तो लॉ एंड मीडिया का वीडियो तो आपने डाल दिया, उन बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है जिनके पास लॉ एंड मीडिया। लेकिन जिन बच्चों ने लॉ एंड मीडिया नहीं लिया, हिंदी लिया है, वो बच्चे भी काफ़ी टाइम से कर रहे थे कि सर हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो भी बना के डालिए। तो वैसे तो हिंदी का मैंने वीडियो कभी डाला नहीं है, अभी पहली बार मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रेडिक्शन ठीक रहेगा और 70% मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बहुत स्वागत है आपका, वेलकम है। एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके साथ जुड़ा हुआ है। लॉ एजुकेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। लॉ से जुड़े हुए कंप्लीट इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं रेगुलर आपके बीच में लेके आता रहता हूँ। मेरा एम यही रहता है कि लॉ के बच्चों की लॉ एजुकेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए और वो लॉ ग्रेजुएट हो पाए। तो BLLB थर्ड सेमेस्टर के बच्चे, कैसे तैयारी चल रही है आपकी। पहला क्वेश्चन मेरा हमेशा यही रहता है हर वीडियो में कि कैसे तैयारी चल रही है आपकी। होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। एग्जाम्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं। 2 फरवरी को आपका पहला एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है। इंग्लिश का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख पा रहे हैं एजुकेटर ऑफ दिल्ली में हिंदी का। पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि जो हमारा हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लॉ एंड मीडिया हिंदी में चॉइस होती है, तो हिंदी का आपका सिलेबस क्या है। तो पेपर 2 होता है हमारा हिंदी 1। ये हमारा एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र है। भाषा और साहित्य मेन इसका सिलेबस है, भाषा और साहित्य पे है। पेपर कोड है इसका BL3002। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और स्वरूप बताइए। भाषा, बोली, राजभाषा और राष्ट्रभाषा का सामान्य परिचय दीजिए। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास बताइए। विश्व हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति और भावी संभावनाएं क्या है। हिंदी की शब्द संपदा, तद्भव, तम शब्द, भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के शब्द, साहित्य से आशय, उद्देश्य, साहित्य का सामान्य परिचय, साहित्य के प्रेरक तत्व, साहित्य का उद्देश्य, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, काल विभाजन, आदिकाल, पूर्व, मध्यकाल, उत्तरकाल, आधुनिक काल, परिस्थितियां और प्रवृत्तियां, साखियों के आधार पर कबीर का काव्य सोष्ठ और प्रासंगिकता, रामचरितमानस के आधार पर तुलसीदास का काव्य सोष्ठ और प्रासंगिकता, ध्रुव स्वामिनी के आधार पर जयशंकर प्रसाद की नाट्यकला, ध्रुव स्वामिनी पर आलोचनात्मक प्रश्न। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है। कुछ किताबें बताई हुई हैं यहाँ पे। किताब से पढ़ने का समय नहीं, फिर भी मैं एक बार किताबें आपको बताता हूँ। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की हिंदी भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी भाषा का इतिहास, शिव कुमार शर्मा हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, तुलसीकृत रामचरितमानस, जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुव स्वामी। तो ये सब किताबें आपके पढ़ सकते हैं। तो हिंदी का सिलेबस मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। उसी के साथ अब हम आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 70% मार्क्स गारंटेड है इन क्वेश्चन के साथ भी। मेरा प्रिडिक्शन यहाँ भी ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चंस करके जाते हैं तो 70% पेपर आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से मिल जाएगा। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद, इसके आंसर्स लिखने के बाद, बढ़िया तरीके का आंसर अगर आप लिख के आएंगे तो डेफिनेटली आपके 70% मार्क्स एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नाटक से ले रहा हूँ आपका, जिसमें से हर बार एक या दो क्वेश्चन आपके आते हैं 20 मार्क्स में और 10 मार्क्स में। तो टोटल 20 का या 40 का पेपर इसी में से आ जाता है। यानी कि 20 का आएगा, अगर दो क्वेश्चन आए तो 30 का हो सकता है या 40 का हो सकता है। तो पेपर इसी नाटक में से आता है। तो ये नाटक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से करके जाए। तो ये नाटक है ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर प्रसाद के नाटक कला का विश्लेषण कीजिए। जिसका लेखक है प्रसाद, उसके ऊपर बताना है आपको कि उसकी नाटक कला कैसी है। ध्रुव स्वामिनी के कथा वस्तु का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। ध्रुव स्वामिनी के चरित्र की विशेषताएं बताते हुए चरित्र चित्रण कीजिए। ध्रुव स्वामिनी एक समस्या नाटक है, अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो ये टोटल जो क्वेश्चन है 5 हैं ध्रुव स्वामिनी के। इन पांचों क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो कंप्लीट आपका जो नाटक है वो कवर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से इन पांचों क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है नाटक में से। तो ये पांचों क्वेश्चन जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन कबीर की जो साखी है उससे है मेरा
कबीर के विचारों का महत्व वर्तमान समय में भी बना हुआ है, स्पष्ट कीजिए। मतलब आज भी कबीर के जो विचार हैं वो अच्छे हैं या वो वर्तमान समय के लिए उपयुक्त हैं। वर्तमान भारत में कबीर की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। कबीर की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। कबीर का जीवन परिचय देते हुए उनके समाज सुधारक के रूप में प्रकाश डालिए। तो टोटल ये 4 क्वेश्चन कबीर से बने हैं मेरे, और इन चारों क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो कबीर की जो साखी है उसमें से यही क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है रामचरितमानस। तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसके ऊपर है। रामचरितमानस के आधार पर तुलसी के समन्वयवाद पर प्रकाश डालिए। अगला है रामचरितमानस के आधार पर राम और सीता की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। साखियों के आधार पर कबीर के काव्य योग्यता का परिचय दीजिए। टोटल 4 क्वेश्चन ये हो गए। और क्वेश्चन है, अगर नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कवर किए रामचरितमानस के ही हैं तो उनको और देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास के अपने काव्य के माध्यम से समाज में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की है, विस्तृत रूप से समझाइए। तुलसीकृत रामचरितमानस की काव्यगत विशेषताएं बताइए। टोटल 6 क्वेश्चन हो गए हमारे इसमें से, साखी में से। तो ये 6 क्वेश्चन अगर आप कर ले तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आपके विचार में हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति कैसी है और उसका भविष्य कैसा है, सविस्तार समझाना। तो आपको डिटेल के साथ बताना है कि हिंदी भाषा कैसी है और वर्तमान स्थिति में हिंदी भाषा का कैसा प्रभाव है आज के समय में। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को बताइए। हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास क्रम पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य का काल विभाजन प्रस्तुत कर कीजिए। तो विभाजन काल जो है हिंदी साहित्य का वो बताना है आपको कि कितने विभाजन हुए या कितने कालों में बटा हुआ हिंदी साहित्य। तो टोटल जो हिंदी साहित्य के क्वेश्चन हैं जो आपके आ सकते हैं वो आपके हो गए 2 और 2 4 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के, जिसमें से आपको हिंदी साहित्य की नॉलेज पूरी हो जाएगी अगर आप 4 क्वेश्चन के आंसर ही तैयार कर लेते हैं। देखिए आंसर आपको बहुत बढ़िया तैयार करना है, क्योंकि जो मार्क्स मिलेंगे ना वो मेरे क्वेश्चन आने से नहीं मिलेंगे, वो आपके आंसर लिखने से मिलेंगे। तो इसलिए आंसर राइटिंग में थोड़ा स्पेशल से मेहनत करें और बढ़िया से बढ़िया आंसर लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आंसर आप बढ़िया लिखें, जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन आपका होगा एग्जाम में, उतने अच्छे मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा। तो जरूर इस पर ध्यान दीजिए और आंसर राइटिंग के पैटर्न में थोड़ी सी मेहनत कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के 4-4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द जो है ना वो कोई भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पे बता दी जो मुझे लगता है शायद एग्जामिनर इनमें से पूछ सकता है आपको। तो कामदेव, कपड़ा, यमुना, वृक्ष, पर्वत, आंख, मनुष्य, वृक्ष, मित्र, जाल, पक्षी, कमल, गंगा, पुत्र, पृथ्वी, देवता, रक्त, धनुष, पुष्प, पत्नी, कोमल, अग्नि, विश्वास, सुगंध, समूह, हृदय, निर्धन, प्रकाश, रात्रि, निशा, अतिथि, अंधकार, अभिमान, आनंद, इच्छा, उन्नति, कोयल। ये सारे क्या हैं आपके पर्यायवाची शब्दों के लिए आ सकते हैं। तो इनमें 4-4 पर्यायवाची शब्द आपके एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं एक वर्ड के। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। दोनों भाषा में क्या अंतर है ये बताना है आपको। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की दशा और दिशा पर विचार कीजिए। तो हिंदी की क्या दशा है, अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करें कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो क्या दशा है इसकी ये बताना है आपको, मतलब हिंदी का विश्लेषण करना है आपको। विश्व भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति पर विचार कीजिए। तो हिंदी को अगर आप विश्व भाषा कहें तो वो है कि नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन हो गए आपके 3 हो गए हिंदी के ऊपर, राष्ट्रभाषा राजभाषा में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी रिसर्च के बाद मैंने ये क्वेश्चन निकाले। तो मेरी मेहनत को व्यर्थ ना जाने दें, हिंदी के पेपर की तरह तैयारी करें। हिंदी का पेपर आपका 2 रहेगा। बीच बीच में और भी मेरे इन्फॉर्मेशन वीडियो आते रहेंगे तो उनसे जुड़े रहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितने अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए बना सकूँ उतने बनाऊँ, और कोशिश कीजिए आप भी कि अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सर्कुलेट किए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है इसका बेनिफिट उठा पाएं, अधिक से अधिक बच्चे जो है लॉ ग्रेजुएट हो पाए, क्योंकि लॉ की एजुकेशन सबको मिलना बहुत जरूरी है और मेरे हिसाब से सबके लिए कंपलसरी भी होनी चाहिए लॉ की एजुकेशन, क्योंकि लॉ की एजुकेशन से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो गलत और सही की पहचान कर पाता है। इसके अलावा कोई भी उसका शोषण नहीं कर सकता, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे पुलिस हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, वो उसको मिसगाइड कभी भी नहीं कर सकता अगर वो लॉ से नौकरी नॉलेज रखता है। तो नेक्स्ट स्लाइड की देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, आदिकाल के नामकरण पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आदिकाल में क्या नामकरण है और उसका क्या विचार है ये बताना है आपको।
साहित्य समाज का दर्पण है। इस कथन के संदर्भ में साहित्य सर्जन के उद्देश्यों पर विचार कीजिए। तो साहित्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए साहित्य का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। साहित्य की परिभाषा देते हुए साहित्य के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो साहित्य से जुड़े हुए 3 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कवर किए हैं। तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप बहुत बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस को कर लें, क्योंकि आपका एग्जाम जैसे मैंने बताया 3 ही क्वेश्चंस में से आने वाला है। तो उससे ज्यादा और सरल मैं आपके लिए बना नहीं सकता। जितना मेरा कोशिश रहती है उतना सरल मैं बना रहा हूँ। उसके अलावा अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, BLB थर्ड सेमेस्टर बच्चों, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, इजी लैंग्वेज में अवेलेबल है, कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है मेरे पास। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक रिवीजन नोट्स हैं। आप अगर इनको करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इन नोट्स को पढ़ के जाइए, अच्छी तरह से करके जाइए और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपके पास हैं, आप पढ़ने के लिए बहुत सारी उपयुक्त सामग्री आपके पास है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, कि जो आंसर राइटिंग है इस पर अच्छी तरह से मेहनत करें। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे जो है ना यूट्यूब से आंसर लिख लेते हैं, तो यूट्यूब पे कभी भी कंप्लीट आंसर है ही नहीं। यूट्यूब वालों का मकसद सिर्फ आपको टॉपिक समझाना है, उसके नॉलेज देना है, इसलिए वो शॉर्ट पॉइंट्स में लिखते हैं। और उतना शॉर्ट पॉइंट में अगर आप एग्जाम में आंसर लिख पाए तो बाकी यूनिवर्सिटी की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन CCS और MS यूनिवर्सिटी की मैं कह सकता हूँ, माशांबरी यूनिवर्सिटी और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे मार्क्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आंसर राइटिंग में मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा आपका सवाल ये हो सकता है कि हम वो आंसर लाए कहाँ से सर। तो आंसर्स के लिए सबसे इजी तरीका क्या है कि आप गूगल सर्च कर लें। गूगल पे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो एडवोकेट्स के हैं, जो लीगल पर्सनैलिटीज के ब्लॉग्स हैं। तो वो क्या है, उन्होंने काफी अच्छे आंसर्स वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप वहां से वो आंसर कॉपी कर सकते हैं, रीलर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके अलावा आपके पास बुक्स हैं, जैसे मानसी है आपके पास, यूनिक के है आपके पास, लॉ गुरु है आपके पास। ऐसी और भी बहुत सारी राइटर्स की बुक्स आती हैं, तो उन बुक को प्रेफर करें, उन बुक को आप रेफरेंस करें, उन बुक से समझें। बुक्स खरीद सकते हैं। मिनी करंट भी आती है इस समय मानसी की, और लॉ गुरु की, यूनिक की, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो आंसर राइटिंग के लिए कंप्लीट किसी बुक का सहारा लें, किसी गूगल सर्च का सहारा लें। फिर भी अगर आपको प्रॉपर अच्छा आंसर नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। मेरे पास PDF जो है एक अफोर्डेबल प्राइस पर है। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, आप लोगों की मदद करना है। इसलिए आप मुझसे भी PDF ले सकते हैं। फिर भी मैं फैमिली पर्सन हूँ, मुझे अपना परिवार का भरण पोषण भी करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो इसलिए मैं एक मिनिमम चार्ज आपसे कर रहा हूँ। उसको अननेसेसरी ना समझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चे अधिक से अधिक लॉ पढ़ें। लेकिन यार मेरी भी अपनी फैमिली है, उसका भी खर्चा है, मेरे भी बच्चे, मेरा भी परिवार है। तो इसलिए मुझे कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, जिस वजह से मेरा काम टीचिंग ही मेरा प्रोफेशन है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, उत्तर मध्यकाल का सामान्य परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, आधुनिक काल की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो पहला प्रवृत्तियां थी, अब विशेषताएं आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, उत्तर मध्य काल, जिसे रीति काल का नाम भी दिया जाता है, का सामान्य परिचय देते हुए विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 15 है हमारा, सूफी काव्य धारा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो सूफी काव्य जो होते हैं उनमें क्या चीज होता है। तो जो भी हमारे बच्चे हैं एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं, CCS यूनिवर्सिटी और माँ सकूम्बरी यूनिवर्सिटी के बच्चे, उनके लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेशनल वीडियो है। आप डेफिनेटली इसका लाभ उठाइए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। कमेंट्स जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि आपको कितना समझ आ रहा है, आप कितना समझ पा रहे हैं। तो इसलिए बच्चे कमेंट जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, तो उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज बच्चों सब्सक्राइब तो करो चैनल को। सब्सक्राइब करने से, सब्सक्राइबर बढ़ने से ही तो मेरे चैनल के पोटेंशियल का पता लगता है। बाकी जो नए स्टूडेंट्स विजिट करते हैं वो तो ये देखते हैं कि सर के सब्सक्राइबर कितने हैं। सब्सक्राइबर कम होंगे तो लगेगा कि सर का जो चैनल है वो वर्थलेस है। तो प्लीज ऐसा ना करें, सब्सक्राइब करें। जिन बच्चों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो का बेनिफिट ले रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, जो आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। स्पेशली उन बच्चों तक वीडियो पहुंच पाए जो वर्किंग है, जो हाउस वाइफ्स हैं, या किसी और तरीके के जो बिजी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। उन बच्चों के पास समय कम होता है, वो कम समय में कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं ताकि पास हो जाए।
तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि वो बच्चे कम पढ़कर पास हो जाएं। तो इन्हीं बच्चों के लिए मेरे पास नोट्स भी हैं, उन नोट्स को पढ़ के वो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़े रहिए। आप मेरे साथ ऑनलाइन ट्यूशंस के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। मेरी ऑनलाइन ट्यूशंस जो है अब नया बैच स्टार्ट हो जाएगा आपका मार्च में, उसके रजिस्ट्रेशन फरवरी मिड से स्टार्ट हो जाएंगे। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ओनली एट 199 रुपीज। रजिस्ट्रेशन के 2 फायदे आपको मिलेंगे, फीस में फायदा मिलेगा ऑनलाइन क्लासेस की, और दूसरा आपको फायदा मिलेगा नोट्स में। तो दोनों आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगे। आप किसी भी क्वेरीज के लिए, कोई भी जानकारी के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़े रहिए। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके लिए इसी तरह से लगातार वीडियो लाता रहेगा। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं और मेरी मदद करें ग्रो करने में, ताकि जितना आप मुझे मोटिवेट करेंगे उतने वीडियोस मैं आपके बीच में लेके आऊंगा। और मेरा मोटिवेशन ये है कि आप बहुत सारे लाइक करें मुझे, बहुत सारे कमेंट्स करें मुझे। इतने इतने सारे व्यूज आप देते हैं, लाइक नहीं करते। कि आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो प्लीज लाइक जरूर करें यार, कमेंट जरूर करें। कमेंट से ही तो पता लगता है कि आपको वीडियो कितना हेल्पफुल है, आपको कितना मजा आ रहा है वीडियो में, या आपको कितना मदद कर रहा है मेरा वीडियो। तो मेरा भी एम जो है वो तभी पूरा होता है तब मुझे लगता है कि हाँ मेरे बच्चों को मेरे वीडियो से फायदा हो रहा है। तो बच्चे जुड़े रहिए एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ, और भी वीडियो लगातार आपके बीच में लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुकेश सर एजुकेशन देते हैं आपको, लॉ के एजुकेशन के साथ आपके लिए जुड़े हुए हैं। तो मुझे नाम मुकेश करार है और मैं ऐसी लॉ के इन्फॉर्मेशनल वीडियो लगातार आपके बीच में लेके आता रहूंगा। तो थैंक्स फॉर, और किस तरह के वीडियो आपको चाहिए वो जरूर बताएं कमेंट्स देकर, ताकि मैं फ्यूचर में उस तरह के वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।